गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम इसमें क्वांटिटिव टेक्निक ऑपरेशन रिसर्च के अंदर पर्ट प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक जो है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा, एक्टिविटीज गिवन होंगी। जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में आपको पूछा है, देखिए determine the probability of completing the project in 55 days। ये जो आपका प्रोजेक्ट है, हम नेटवर्क एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोजेक्ट जब होता है तो उसमें टाइम बाउंडेशन होती है कि भाई कितना कौन कौन सी एक्टिविटीज कितने दिन में होगी और उनका कॉस्ट भी डिसाइड होता है। यहाँ हम अगर देखें तो हमें हर एक एक्टिविटी का टाइम शो है। देखिए ए का ऑप्टिमिस्टिक टाइम आपको 4 गिवन है, नॉर्मल टाइम 6 डेज गिवन है और पेसिमिस्टिक टाइम 8 डेज। इसका मतलब ये होता है कि ए एक्टिविटी नॉर्मली तो 6 डेज में कंप्लीट होती है, लेकिन अगर हम जल्द से जल्द उसे माने तो वो 4 दिन में भी कंप्लीट हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा अगर उसमें समय लगेगा तो कितना लगेगा, 8 डेज। ठीक है, तो हर एक एक्टिविटीज के आपको यहां 3 टाइमिंग गिवन है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, नॉर्मल टाइम जिसे हम मोस्ट लाइकली टाइम भी बोलते हैं, एक पेसिमिस्टिक टाइम। ठीक है, अब इस तरह से हमें ये क्वेश्चन गिवन है, ये पर्ट का हम देख रहे हैं। अब इसमें दोबारा सुनना, पर्ट में हम क्या करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं और हमको क्वेश्चन में डेज गिवन होते हैं कि 55 डेज में कंप्लीट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है कि अपना ये जो काम है ये 55 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब इसमें एक स्टेप आपको फॉलो करना है, आप उसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन में आप अगर वो स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो वो स्टेप्स आपको याद हो जाएंगे। चलिए सबसे पहला ये आपका जो पार्ट है ये पूरा क्वेश्चन का पार्ट है, यहां से हमारा सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप हम एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे जिसे हम टीई से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे एंड वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आपके सबसे पहला जो मैंने आपको बताया स्टेप एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम का जो फॉर्मूला है टीओ यानी ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टीएम प्लस टीपी डिवाइडेड बाय 6। टीओ ऑप्टिमिस्टिक टाइम जो हमें गिवन है, 4 फॉर्मूले में गिवन है, टीएम मोस्ट लाइकली टाइम या नॉर्मल टाइम और टीपी पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6 फॉर्मूले में। चलिए अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए बताइए। सबसे पहले टीओ जो आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम है वो 4 है, प्लस 4 तो फॉर्मूले में, टीएम मोस्ट लाइकली टाइम 6 है, प्लस टीपी आपका 8 है डिवाइडेड बाय 6। आप अब इसे सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने एक्सपेक्टेड टाइम 6 लिख दिया। ऐसे सेकंड का कैलकुलेट करेंगे, एक बार बता देता हूं मैं, 5 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 6। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 8। इसी तरह से हम ये सभी एक्टिविटीज का एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 8, 20, 18, 10, 8, 2, 7। ठीक है, तो ये हमने अभी तक केवल एक ही काम किया है, एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट किया है। सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए ये आपका फर्स्ट हो गया था, ये अपन निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है टीपी माइनस टीओ डिवाइडेड बाय 6। टीपी और पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6। देखिएगा कैसे, पहली एक्टिविटी टीपी कितना है
8 माइनस टीओ कितना है 4 और डिवाइडेड बाय 6, तो ये 4/6 आ रहा है। तो अगर ये पॉइंट्स में आता है तो इसको आप ऐसे ही फ्रैक्शन में रहने देंगे, पॉइंट्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन टफ हो जाती है। आप इसे ऐसे रहने दें। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया 4/6। नेक्स्ट देखिए टीपी कितना है 50, टीओ, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आएगा 10, तो ये 10/6 आ जाएगा फॉर्मूला पुट करेंगे तो। नेक्स्ट ये रहा 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 और डिवाइडेड बाई 6, यहां पर भी 10/6, यहां 16/6, यहां माइनस करोगे 8/6, यहां माइनस करोगे 8/6, यहां माइनस करेंगे 2/6, ये माइनस करेंगे 2/6। ठीक है, सेकंड आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो गया। अब हमें वेरिएंस, अब वेरिएंस आप जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 16/36, 100/36, 64/36, 100/36, 256/36, 64/36, 64/36, 4/36, 4/36। ठीक है, अभी तक सिंपल हमने ये दो फॉर्मूले यूज करके वैल्यूज कैलकुलेट की और फिर इसका स्क्वायर किया है, यहां तक इजी। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इसको वापस एक बार रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं पीछे से। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आपको नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क कैसे बनता है देखिएगा, ये आपका एक्टिविटीज हैं। तो पहला 1 से स्टार्ट होता है नेटवर्क, ये 1 से 2 पहला एक्टिविटी है, तो ये 1 से 2 ये फर्स्ट एक्टिविटी हो गया। 2 से 3 एंड 2 से 4, तो ये 2 से एक एक्टिविटी 3 हो गई और ये 2 से 4 हो गया। 3 to 6 एंड 3 to 5, तो ये 3 to 6 एंड 3 to 5। 4 to 6, अब देखिए ये रहा 4 और ये रहा 6, अगर मैं इसे इस तरह से कनेक्ट करता हूं तो ये क्रॉस हो रहा है। तो ये ध्यान रखना, ये कभी क्रॉस नहीं होता, कभी का मतलब 99% क्रॉस नहीं होता, 1% चांस अगर होता है कभी तो कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ ऑप्शन है, कैसे? हमने 3 to 6 एंड 3 to 5 इसे किया, तो मैं यहां पर 3 to 5 भी तो कर सकता हूं। देखिए ये था 3 to 6 एंड 3 to 5, तो ये रहा 3 to 6 एंड 3 to 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए कभी भी जब आप नेटवर्क बनाएं तो पेंसिल का यूज करें, ताकि अगर कुछ उसमें हमें बदलाव करना पड़े तो हम उसमें इजीली कर सकें। ठीक है, अब ये देखिए 4 to 6, ये 4 to 6, 5 to 7, 5 to 7, 6 to 7, 6 to 7, 7 to 8, ये इस तरह से हमने नेटवर्क बना दिया। अब इन नेटवर्क्स पे हम टाइमिंग देंगे। टाइमिंग किस तरह से, जैसे ये एक्टिविटी था, अब इसका टाइम हमें यहाँ लिखना है इसके नीचे। अच्छा, अब टाइम बताइए कौन सा लिखेंगे। अब यहाँ कंफ्यूजन होता है, हमारे पास 3 टाइम है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम। तो आप कौन सा टाइम लिखोगे? आप ये ध्यान रखिए, हमने अभी अभी एक्सपेक्टेड टाइम निकाला है, ये हमने कैलकुलेट ही यहां पर उसको लिखने के लिए किया है। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, हम जो एक्सपेक्टेड टाइम हमने कैलकुलेट किया है उसे यहां लिखेंगे। तो ए एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड टाइम था 6, ये बी एक्टिविटी है सी डी, देखो डी 3 to 6 डी था, ये ई एफ जी आपका 5 to 7 था, एच और ये आई। अब इनका टाइम, बी का जो टाइम था वो था 8, सी का 8, डी का 20, ई का 18, एफ का 10, जी आपका है 8, एच 2 और ये 7।
ठीक है, अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं आगे का प्रोसेस फिर यहाँ करूँगा थोड़ा। चलिए, अब ये वाला मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ आगे की प्रोसेस करने के लिए। चलिए अब देखिएगा, ये हमने जब काम किया, इसके बाद हम यहाँ पर वेरियस पॉसिबल पाथ और उनका ड्यूरेशन लिखेंगे। वेरियस पॉसिबल पाथ मीन्स यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो जाने के कितने रास्ते हैं। पहला देखिए आप, ये रहा 1 2 3 5 7 और 8, यहाँ से आप जा सकते हो। सेकंड 1 2 3 6 7 और 8, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। 1 2 4 6 7 8, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। तो जो वेरियस पॉसिबल पाथ है आप उन्हें लिख लीजिए। देखिए पहला तो अभी मैंने आपको बताया 1 2 3 5 7 8, एक ये रहा 1 2 3 6 7 8, एक आपका 1 2 4 6 7 8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, केवल हमने यहां से यहां तक जाने के जितने भी पाथ हैं उनको हमने लिख दिया। अब उनका ड्यूरेशन, ये जो हमने टाइमिंग लिखा है वो ऐड करेंगे। तो देखो 6 8 14 14 एंड 18 32 32 एंड 8 40 एंड 47, तो ये तो आपका 47 आ रहा है। ठीक है, ऐसे सेकंड 6 एंड 8 14 14 20 34 36 36 एंड 7 43। ठीक है, नेक्स्ट 6 एंड 8 14 14 और 10 24 34 34 एक सेकेंड, ये हो गया 14 36 14 एंड 24 26 एंड ये 33। ये इस तरह से हमने पाथ लिख लिया। ठीक है, अब हमें इसमें जो लॉन्गेस्ट पाथ है ये हमने डिनोट किया। लॉन्गेस्ट मतलब इसमें सबसे बड़ा जो पाथ है, जिसमें सबसे ज्यादा टाइमिंग लग रही है, उसे हम क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? क्रिटिकल पाथ। ठीक है, अब इस क्रिटिकल पाथ के अंदर हमें क्या करना है, वेरिएंस जो हमने कैलकुलेट किया था, क्रिटिकल पाथ का कैलकुलेट करना है। केवल देखिए वेरिएंस हमने हर एक एक्टिविटीज का कैलकुलेट किया था, लेकिन हमें यहां पर ऐड कौन सा करना है, केवल जो क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ आपका देखिए ये रहा 1 to 2, 1 to 2 का वेरिएंस कितना है, यहां पर लिख देता हूं 16/36 प्लस 2 to 3, देखिए 2 to 3 का भी 100/36, 3 to 5 ये रहा 3 to 5, तो 3 to 5 का देखेंगे तो 256/36, 5 to 7 तो 5 to 7 का आपका है 64/36। फिर हम देखेंगे 7 to 8 का, तो 7 to 8 का भी 4/36। जब आप इसे प्लस करेंगे तो 36 तो आपका एलसीएम आ जाएगा, और इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 440। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, हम वेरिएंस कैलकुलेट पहले कर चुके हैं, लेकिन यहां ऐड केवल हमें जो लॉन्गेस्ट क्रिटिकल पाथ है उसी के वेरिएंस को ऐड करना है। अब हमें जब हम आगे फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए क्रिटिकल पाथ का। तो आप क्या करेंगे,
ये जो 440 डिवाइडेड बाय 36 है इसका अंडर रूट कर देंगे। आपको पता है यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इधर अंडर रूट हो जाता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3.496 आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट हम यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट यानी Z लगाते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, आपका जो फॉर्मूला है वो है x माइनस डी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। अब जो मैंने नोट्स वगैरह गिवन है उसमें सब मेंशन है। x ड्यूरेशन गिवन इन क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में देखो ड्यूरेशन कौन सी गिवन थी, 55 डेज। ठीक है, तो ये तो आपका 55 x डी ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ, ये जो क्रिटिकल पाथ था उसकी ड्यूरेशन 47 थी तो ये d 47, और ये अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 3.496 इस तरह से। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2.29 आ रहा है, 2.29। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रॉब्लम आ सकती है। आप क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे देखिएगा, 2.2 मतलब पॉइंट के एक डिजिट को तो हम अलग ले लेंगे, पॉइंट के बाद का एक डिजिट तक की वैल्यू को अलग ले लिया। अब अगर इसमें से मैं माइनस करता हूं तो बचेगा 0.09। अब आप देखिए इसको प्लस करेंगे तो यही आएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ 1.45 होता तो आप क्या करते, 1.4 तो अलग ले लेते और बाकी वैल्यू बचती तो 0.05 आ जाता। तो इस तरह से आप वैल्यूज को लेंगे। चलिए अब आगे क्या करना है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल होती है, उसके अंदर हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये तो हम रो में देखेंगे और ये कॉलम में, ये वैल्यू हम रो में और ये कॉलम में देखेंगे। तो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेबल है वो इस तरह से है, इस तरह से होती है। अब यहाँ पर और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपके 2.2, आप आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है उसमें देखिएगा 2.2 यहाँ पर है, ये 2 यहाँ 0.01 0.1 यूँ इस तरह से स्टार्ट है, तो ये 2.2 यहाँ आ रहा है। तो इसके तो हमें रो में देखना है इस तरह से, और 0.09 यहाँ ऊपर 0.01 0.2 0.2 इस तरह से, तो 0.09 ये रहा, तो इसके कॉलम में तो 0.2 के रो में, इसके कॉलम में देखा तो जो टेबल वैल्यू आ रही है 0.489 आ रही है। तो मैं यहाँ पर टेबल वैल्यू लिख रहा हूं 0.489। अब इसमें 0.5 में ऐड कर रहा हूं, अब ये क्यों किया वो अभी भी बताता हूं, लेकिन 0.5 ऐड करना है। तो ये 0.989 ये आपका आंसर है। अगर इसे परसेंटेज में बताना चाहें तो 98.9%। कहने का मतलब ये जो हमें प्रोबेबिलिटी पूछी थी 55 डेज में कंप्लीट होने की, वो हमारा आंसर आ रहा है 98.9%। 98.9% चांसेस है कि ये जो प्रोजेक्ट आपका है 55 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस स्टेप्स को एक या दो बार देखेंगे, इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। एक बार ये क्वेश्चन अगर आपको स्टेप वाइज समझ में आ जाएगा तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ये मैंने एक बीच में आपको छोड़ा था, तो एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिए। x ड्यूरेशन गिवन इन क्वेश्चन 55, d ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ वो आपका 47 था, और ये आपका 3.99 स्टैंडर्ड डेविएशन। सॉल्व किया तो 2.29 आया। 2.29 को फैक्टर करेंगे तो 2.2 पॉइंट के एक डिजिट अलग ले लेंगे, 0.09 अलग हो जाएगा। इसके रो में और इसके कॉलम में देखा तो ये टेबल वैल्यू आ गया, इसमें 0.5 प्लस किया तो ये आपका आंसर आ गया। अब 0.5 प्लस क्यों किया वो देखिएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल होता है उसमें इस तरह से कर्व होता है,
और यहां z की वैल्यू 0 होती है। z मतलब ये जो ये वैल्यू होती है ना, ये वाली, ये 0 होती है। अब आपको पता है किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होती है, तो वो 0 से स्टार्ट होके कहां पर पहुंचती है, 1 तक। अब इसे दो हिस्सों में बांट देते हैं, 0.5 इधर, 0.5 इधर। अब ये जो टेबल वैल्यू हमने देखी थी, ये आपकी वैरी करती है यहां से इधर और यहां से इधर। अब इधर तो वो कब जाती है, जब z की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही हो, क्योंकि देखो ये 0 है तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। तो z की वैल्यू जब पॉजिटिव आती है तो ये जो आपकी वैल्यू निकली, ये वाली, ये आपका ये वाला हिस्सा निकला है 0.489, ये वाला। अब टोटल प्रोबेबिलिटी तो यहां से शुरू होती है, तो आपको ये 0.5 इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये जो भी वैल्यू आई थी इसमें 0.5 क्या किया था, प्लस। अब क्वेश्चन में आपके नहीं है, फिर भी अगर मैं कहूं कि अगर ये नेगेटिव आता सपोज, तो ये वैल्यू आपके टेबल इधर से इधर मूव करती, तो यहां की ये वैल्यू आती, ये वाली, तो उस केस में आपको 0.5 में से ये वाली वैल्यू जो है वो माइनस करनी होती है। ठीक है, क्या करनी होती है, 0.5 में से माइनस, लेकिन कब, जब ये z की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव। लेकिन अभी यहाँ आपके पॉजिटिव, और मैक्सिमम क्वेश्चन में इसमें आपकी पॉजिटिव ही रहती है, तो पॉजिटिव रहे तो हमेशा 0.5 क्या करते हैं, प्लस। ठीक है, ये आप एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, आप बार बार में इस क्वेश्चन को कीजिएगा, एक या दो बार। कोई दिक्कत होती है फास्ट फॉरवर्ड करके अपन देख सकते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और उसे देखेंगे तो स्टेप्स फॉलो करना है केवल, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप ये जो नंबर हैं हमारे 9414992261, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और वीडियोस के लिए आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो मैं आपको उस पर लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप उसको देख सकें। थैंक यू।